नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं उन पीवाईक्यूज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने मौर्य काल से संबंधित पीवाईक्यूज को करा दिया था। 16 महाजनपद से संबंधित पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, ये सब सारे पीवाईक्यूज करा दिए हैं हमने। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके वहाँ पे देख लीजिए। इंडिविजुअली हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करा रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग को टॉपिक पढ़ते जाइए और पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए, या पहले पीवाईक्यू सॉल्व करिए फिर टॉपिक्स पढ़िए। तो ऐसे को रिलेट करके अगर पढ़ते हैं आप लोग तो आगे आप लोग को एग्जाम में हेल्पफुल होगा। और आप लोग देख रहे हैं आजकल पीवाईक्यू के बेस पे ही प्रश्न बन रहे हैं। तो आइए चलिए अपने प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का, प्राचीन काल के भारत में आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो जो प्राचीन काल में जो भारत पे आक्रमण हुए उसके बारे में यहाँ पे हमें इसकी क्रोनोलॉजी बतानी है कि सबसे पहले किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने आक्रमण किया। तो अगर आप लोग मौर्योत्तर काल पढ़े होंगे तो उसमें मेरी क्लास अगर आप लोग देख जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 2 के नाम से क्लास है, जिसमें लास्ट क्लास हमने मौर्योत्तर काल ही ली है और मौर्योत्तर काल से संबंधित यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं। तो उसमें हमने यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले यूनानी आक्रमण होता है, जिसको इंडो ग्रीक कहा जाता है, विदेशी। जब मौर्योत्तर काल में आप लोग आएंगे तो देशी शासक और विदेशी शासक को दोनों अलग अलग करके हमने क्लासेस ली हुई हैं। उसमें आप लोग देखेंगे तो देशी शासकों में हमने बताया था आप लोगों को शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, ये तीनों चारों वंश का बताया था। उसके बाद इसी के पैरेलल जो विदेशी आक्रमण होते हैं उसमें यूनानी, शक, पहलो और कुषाण। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे यूनानियों का आक्रमण होता है, फिर शकों का आक्रमण होता है, इसके बीच में कुषाण और शकों के बीच में पहलों का आक्रमण होता है। पहलो यहाँ पे दिया नहीं तो हमको तो वहां पे जाना नहीं है। तो यूनानी, शक और कुषाण, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। ये यूपी पीसीएस प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया था रिसेंटली ही, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। हिंद यवन कौन है? यही ये यूनानी ही है। तो इसमें से स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के चलाए थे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यूपी पीसीएस आरआई के एग्जाम में ये पूछा गया था 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्के पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो संकर्षण और वासुदेव किसके सिक्के पर सॉरी किसके सिक्के पर अंकित है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है विस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त और अगाथोक्लिस। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगाथोक्लिस के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव के दोनों चिन्ह अंकित है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है। तो जो काव्य शैली है उसका प्राचीनतम नमूना सबसे पहले किसके अभिलेखों में मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है काठियावाड़ के रुद्रदामन के, दूसरा है अशोक के, तीसरा है राजेंद्र प्रथम के और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से काठियावाड़ के रुद्रदामन के जो है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना इसके अभिलेखों से मिलता है, यानी ऑप्शन ए सही है। यूपी पीसीएस प्री 1997 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेनापति था उसने ही बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये तो उसका सेनापति था, यानी चंद्रगुप्त के कहने पे ही उसने सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार किया था, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2014 का ये प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे मैचिंग का ये प्रश्न है और नीचे दिया हुआ है एक तरफ सूची 1 एक तरफ सूची 2। डिमेट्रियस किससे संबंधित है। तो ये कहाँ का था। तो डिमेट्रियस की बात करें तो ये हिंद यूनानी है। रुद्रदामन की बात करें तो ये शक है। गोंडो फर्निस की बात करें तो ये पहलव है। और विम ये कुषाण है, कुषाण वंश का है। तो ये इस प्रकार से अगर हम लोग इसका ऑप्शन मैचिंग देखें तो 3, 4, 1 एंड 2 की मैचिंग हो रही है। 3, 4, 1 एंड
3 4 1 एंड 2 की मैचिंग हो रही है, यानी ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कादर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं? तो कादर्मक क्षत्रपों ने किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ऑप्शन दिया है ताम्र, रजत, प्रोटीन और स्वर्ण। तो कादर्मको क्षत्रपों ने ताम्र के सिक्के, धातु वाले सिक्के प्रचलित किए थे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपी बीईओ प्री 2019 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तो तांबे के सिक्के को जारी सबसे पहले किसने किया था? तो ये कुशाणों ने किया था, नहीं ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2005 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये ऑप्शन है कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, कनिष्क प्रथम और विश। तो यह विम कटफिसेस को सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी करने का श्रेय दिया जाता है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस में 2009 का ये प्रश्न था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है यहाँ पे विम कटफिसेस ने, कुजुल कटफिसेस ने, कनिष्क ने, हर्म विज ने। तो ये यहाँ पे अभी हम लोग पिछला प्रश्न भी देख के आए, सोने के सिक्के किसने, स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? विम कटफिसेस ने। तो यहाँ भी ऑप्शन विम कटफिसेस होगा। यूपी पीसीएस प्री 2015 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? ऑप्शन दिया है विम कटफिसेस, बी है कनिष्क, नहपान और बुद्ध गुप्त, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही जाएगा। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है। यूपी पीसीएस प्री 2010 का ये प्रश्न था। नेक्स्ट है, योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो योद्धो सिक्के पर कार्तिकेय के देवता का अंकन मिलता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस में 2008 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। सूची 1 को राजवंश एक तरफ है और सिक्कों की धातु में कौन कौन जारी किया है? तो कुषाण रजत एवं ताम्र जारी किए थे, बिल्कुल सही है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, सातवाहनों ने स्वर्ण जारी नहीं किया था, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। यूपी आरओ प्री 2016 का ये प्रश्न है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। कलचुरियों ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र जारी किया था। नेक्स्ट है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ये है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख की तिथि ये 81 ईस्वी सन है, यानी यूपी पीसीएस प्री 2014 का ये प्रश्न है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो शक संवत प्रारंभ किया गया था, शकों की अगर बात करें तो शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 1990 में आया है। यूपी आरओ में मेंस में 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देख रहे हैं रिपीट हो रहा प्रश्न। नेक्स्ट है 16, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है। तो इसका तुल्य वर्ष क्या है? तो यहाँ पे 634 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। यूपी पीसीएस मैथ्स 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17, निम्न में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ये निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो जो शक संवत चलता है 78 ईसा पूर्व से, उसके हिसाब से 2009 में कौन सा होगा? तो ऑप्शन 1931 हो जाएगा। यूपी पीसीएस मैथ्स 2007। देखिए यहाँ पे 3 संवत चले थे उस समय। एक तो पहले तो विक्रम संवत था, विक्रम संवत ये शुरू हुआ 57 ईसा पूर्व है, ये ध्यान रखिएगा। शक
शक संवत 78 ईस्वी, ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी ध्यान रखिएगा। एक आप लोग को गुप्त संवत देखने को मिलेगा, गुप्त आगे के क्लासेस में गुप्त संवत, गुप्त संवत ये 319 ईसा पूर्व में, सॉरी 319 ईस्वी में ये गुप्त संवत गुप्तों ने चलाया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है। जैसे इसी के कैलकुलेशन से यहाँ पे ये 2009 में शक संवत का वर्ष 1931 होगा। नेक्स्ट है विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है। अभी देखिए विक्रम और शक संवत में कितना अंतर है। तो विक्रम क्या था 57 ईसा पूर्व और शक संवत कितना था 78 ईस्वी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये -57 है, अब इसके 56 55 54 करते हुए 1 तक आएगा। तो 8 7 15 5 और 7 5 12 1 13 135 वर्ष का यहाँ पे अंतर है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत अभी आप लोग को बताएं 57 ईसा पूर्व, यहाँ पे पूर्व होगा, ठीक है 57 ईसा पूर्व। यूपीपीसीएस प्री 1998 का यह प्रश्न है। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंकित करें। पहला है अश्वघोष, दूसरा वसुमित्र, कालिदास और कंबन। तो कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो इसका अश्वघोष और वसुमित्र हो जाएगा, जो कि इसके कनिष्क के समकालीन थे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 यूपीपीसीएस प्री 1994 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। कनिष्क के यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, कनिष्क के दरबार से कौन नहीं संबंधित था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए है अश्वघोष, बी है चरक, सी है नागार्जुन, डी है पतंजलि। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पतंजलि, जो कि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो कनिष्क प्रथम के दरबार में कौन नहीं गया था यहाँ पे। तो ऑप्शन ए अश्वघोष दिया हुआ है, ऑप्शन बी पार्श्वर, ऑप्शन सी वसुमित्र और ऑप्शन डी विशाख दत्त। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, विशाख दत्त। यूपीपीसीएस मेंस 2005 का ये प्रश्न था। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है। तो जो कनिष्क का रप्तक अभिलेख है इसमें से किसका उल्लेख नहीं है। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। श्रावस्ती का उल्लेख नहीं, बाकी इन तीनों का उल्लेख उसमें रप्तक अभिलेख में है। आरओ मेंस 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो यहाँ पे अगर देखें तो कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, बिल्कुल कथन सही है। कारण यहाँ पे गलती उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी, यानी ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पे ऑप्शन दिया है सुश्रुत, भट्ट, चरक और जीवक। ऑप्शन यहाँ पे आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, तो वह जीवक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 का ये प्रश्न था। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था। तो प्राचीन नगर जो तक्षशिला था 16 महाजनपद आप लोग पढ़े होंगे, तो वहां पे हम दिखाए थे आप लोग को। तो निम्नलिखित में से किन के बीच था। सिंधु और झेलम के बीच में, झेलम तथा चिनाब के बीच में, चिनाब तथा रावी के बीच में, रावी तथा व्यास के बीच में। तो सिंधु तथा झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 1996 का प्रश्न देख रहे हैं कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा है। तो पीवाईक्यूज लगाने का यही फायदा होता है कि आप लोग को समझ में आता है कि कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ तक कितने अंदर तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए ये प्री का प्रश्न है 1996 का। नेक्स्ट है
यहाँ पे मैचिंग का प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गांधार कला, गांधार कला किससे संबंधित है? तो वो है कुषाणों से। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख किससे? रुद्रदामन का है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो प्रतीक और तक्षशिला लेख, तक्षशिला लेख की बात करें तो यहाँ पे सॉरी मिलिंद पन्हो को मीनांडर संबंधित है और तक्षशिला लेख प्रतीक से। तो अगर इस प्रकार हम लोग देखें तो 3, 4, 1 एंड 2 से मैचिंग हो रहे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है 28, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो गांधार कला शैली किस प्रकार की संश्लेषण है? तो भारतीय तथा फारस कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो भारतीय तथा यूनानी कला का ये एक शैली है, शैली का एक संश्लेषण है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। यूपीपीसीएस प्री तो 1996 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। जो अफगानिस्तान का बामियान है किस लिए वो प्रसिद्ध था प्राचीन काल में? ऑप्शन दिया हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बुद्ध प्रतिमा के लिए ये प्रसिद्ध स्पेशल मेंस 2008 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है 30, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था वो किस प्रकार से उसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया सारनाथ लेख से, बेसनगर लेख से, अयोध्या लेख से, हाथी गुम्फा लेख से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अयोध्या लेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे इसके बारे में जानकारी अयोध्या के अभिलेख लेख से मिलती है। यूपीपीसीएस प्री 2018 का ही प्रश्न था। नेक्स्ट है 31, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? ऑप्शन यहाँ पे सातवाहन, पल्लव, चोल और चालुक्य। तो मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में आप लोग को पिछली क्लास जाके आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मौर्योत्तर काल में देशी शासक और विदेशी शासक हमने पढ़ाई है। तो देशी शासकों में यहाँ पे दक्षिण भारत में सातवाहन सबसे प्रभावशाली राज्य था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 1993 का ये प्रश्न है। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, कौन था सबसे पुराना राजवंश? तो है ऑप्शन यहाँ पे डी है, तो चालुक्य ये सब मौर्योत्तर काल के बाद के पल्लव ये भी और राष्ट्रकूट ये तीनों क्या है मौर्योत्तर काल के बाद के। तो यहाँ पे सबसे प्राचीन में सातवाहन आ जाएगा, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे पल्लव आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे जो विदेशी आक्रमणकारी था शक पहल्लव, तो वहां पे पल्लव ये पल्लव है और वो वहां पे विदेशी आक्रमण पहल्लव है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सातवाहन सही होगा। ये पल्लव दक्षिण भारत में अभी आगे हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल के बाद ये सब सारे। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अमरावती थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। यूपीपीसीएस में 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है 34, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण का प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है गौतमी पुत्र सतकर्णी। यूपी आरओ प्री 2016 का यहाँ ये प्रश्न है। नेक्स्ट है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से कथन है अभिकथन और कारण है। अभिकथन और कारण का प्रश्न, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट है सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 2 तथ्य दिए हुए हैं। सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। दूसरा, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो यहाँ पे
अगर देखा जाए तो ये दोनों तथ्य सही है सातवाहनों के बारे में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। यूपीपीसीएस प्री 1998 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री प्रवर्तीय कहा गया है? तो श्री प्रवर्तीय किसको कहा गया है? इक्ष्वाकुओं को कहा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। यूपीपीसीएस प्री 2020 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? जैन धर्म का संरक्षक कौन था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय और खारवेल। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, हो जाएगा खारवेल। ये सब बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, खारवेल जो था जैन धर्म के संरक्षक था। यूपीपीसीएस प्री 2014 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट इस सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ एक तरफ अभिलेख दिया है, एक तरफ शासक दिया हुआ है। पहला है नासिक, तो यहाँ पे नासिक गौतमी पुत्र सही है। हाथी गुम्फा खारवेल का ठीक है। वीतरी पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, यानी ऑप्शन गिरनार रुद्रदामन प्रथम का है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं पूछा है। यूपी आरओ एआरओ प्री 2017 का ये प्रश्न है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न अब तक के 20 वर्षों में बने थे, लगभग 40 प्रश्न है, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको देख लिया है। तो इसी के साथ चलिए अपने क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में इससे पहले हम लोग गुप्तोत्तर काल के पूरे जो थ्योरी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज पे वर्क करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास हम लोग की होगी गुप्तोत्तर काल पे, और गुप्तोत्तर काल के सारे राजाओं को, सारे जो राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं हुई हैं उसको देखेंगे, कौन कौन से राजा हुए, ये सब सारी चीजें क्लासेस उसमें हम लोग लेंगे। उसके बाद फिर इस पे पीवाईक्यूज लगाएंगे। यानी प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में पार्ट 2 में हमने 6 क्लासेस ले ली हुई हैं, जिससे 16 महाजनपद से हमने शुरू किया था। 16 महाजनपद के बाद मगध में जो 3 राजवंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इसको और नंद वंश को धनानंद को मार के मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना करता है। तो मौर्य वंश भी, यानी चारों वंशों को पढ़ लिए, 16 महाजनपद पढ़ लिया गया है, मौर्य काल पढ़ लिया गया है। और मौर्य काल के बाद जो विदेशी आक्रमण हुए थे यूनानियों का और ईरानियों का, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उसके बाद मौर्योत्तर काल को भी पढ़ लिया। मौर्योत्तर काल में देशी शासक, विदेशी शासक, ये सब हो गए हैं। अब 2 टॉपिक और बचा है, गुप्तोत्तर काल और गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, दोनों को हम लोग पढ़ के खत्म कर लेंगे। यानी एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग को पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे अरबों का जब आक्रमण होता है उस पर, और वहां से मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। चलिए इसी के साथ अपने क्लास की समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।